गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम हसन था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसे अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा गधा खरीदने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। एक दिन हसन ने सोचा कि क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन से मदद ली जाए, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी उपाय के साथ समस्या का हल निकालते थे। हसन नसीरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला साहब, मुझे एक अच्छा गधा खरीदना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से खरीदूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नसीरुद्दीन ने एक लंबी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम गधा खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गधा दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे एक विशेष कीमत चाहिए। हसन थोड़ी चौंका, क्या विशेष कीमत? नसीरुद्दीन ने अपनी आंखों में चिंगारी भरते हुए कहा, तुम्हें मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। हसन चौंका, क्या 100 सोने के सिक्के? मुल्ला साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं हसन भाई, मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे 100 सिक्के लूंगा और तुम्हें एक ऐसा गधा दूंगा जो किसी से कम नहीं होगा। हसन को लगा कि शायद मुल्ला नसीरुद्दीन के पास कोई गधा विशेष होगा, और इस समझौते को उसने स्वीकार कर लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और मुल्ला के पास 100 सोने के सिक्के ले आया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने हसन को गधा देने के लिए कहा। वह उसे एक गधे के पास ले गया जो बहुत ही सामान्य था। उसकी उम्र ज्यादा थी और वह थोड़ी दुबली पतली हालत में था। हसन थोड़ी देर तक गधे को देखकर चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, मुल्ला साहब, यह गधा तो ठीक नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन हंसी के साथ बोला, तुम इसे ले लो और विश्वास करो, इस गधे से बेहतर गधा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हसन थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसे लगता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो कहा है वह सही होगा। उसने गधे को ले लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने गधे को देखा और कहा, हसन, यह क्या लाए हो? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हसन ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुझे इसे दिया है। वह हमेशा सही होता है। कुछ दिनों बाद हसन को महसूस हुआ कि गधा बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। वह न तो खेतों में काम करता था और न ही कोई अन्य काम करता था। हसन बहुत परेशान हुआ और वह एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया। मुल्ला साहब, यह गधा काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? हसन ने शिकायत की। नसीरुद्दीन हंसी के साथ बोला, क्या तुमने गधे को पूरी तरह से समझा है? तुमने उससे पूरी तरह से दोस्ती नहीं की है। हसन को समझ नहीं आया, दोस्ती? हाँ, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, गधा सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम उससे प्यार से बात करोगे। हसन ने सोचा कि शायद यह भी कोई तरीका है और उसने गधे से बात करना शुरू किया। लेकिन गधा अब भी काम नहीं कर रहा था। हसन और भी परेशान हो गया और फिर उसने फैसला किया कि उसे गधे को बेच देना चाहिए। हसन ने गधा बेचने का फैसला किया और मुल्ला नसीरुद्दीन से सलाह लेने के लिए फिर से गया। मुल्ला साहब, मुझे इस गधे से कोई काम नहीं हो रहा। क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? हसन ने पूछा। नसीरुद्दीन मुस्कराया और बोला, बिल्कुल, तुम इसे बेच सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? हसन ने पूछा। तुम्हें इसे सही कीमत पर बेचना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, और तुम्हें उसे पूरी ईमानदारी से बेचना होगा। हसन ने इसे मान लिया और गधा बेचने के लिए गांव में जा पहुंचा। उसने गधे को एक व्यापारी को बेचा और सोचा कि अब वह राहत से जी सकेगा। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गधा खरीदा, वह उसे लेकर बहुत दूर चला गया और हसन को कोई खबर नहीं मिली। कुछ महीने बाद हसन गांव में वापस आया। वह हैरान था जब उसने देखा कि वही गधा फिर से उसकी दुकान के बाहर खड़ा था।
वह चौंका और तुरंत गधे के पास गया। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां आए और बोले, क्या तुमने इस गधे से कभी सीखा कुछ? क्या? हसन ने चौंकते हुए पूछा। यह गधा तुम्हारी तरह है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा। यह समझने का समय था कि तुमसे अधिक समझदारी वाला कोई गधा नहीं हो सकता। हसन ने गधे से कुछ नहीं सीखा, लेकिन उसने यह समझ लिया कि कभी कभी जीवन में हमें चीजों को समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस पूरे घटनाक्रम से उसे यह सिखाया कि जो हमें सबसे कठिन या बेकार लगता है, वह भी कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की चौपाल पर बैठे थे। उनके चारों ओर गांव के लोग जमा थे और हमेशा की तरह मुल्ला अपनी मजेदार कहानियों से सबको हंसा रहे थे। तभी एक बूढ़ा किसान हांफता हुआ वहां आया और मुल्ला के पास पहुंचकर कहने लगा, मुल्ला, मेरी मदद करो, मेरा खजाना चोरी हो गया है। मुल्ला ने पूछा, खजाना? कैसा खजाना? किसान ने कहा, बहुत सालों की मेहनत से मैंने कुछ सोने के सिक्के जमा किए थे। मैंने उन्हें अपने खेत के पीछे जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन जब आज मैंने उन्हें निकाला तो वहां कुछ भी नहीं था। मुल्ला ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीरता से कहा, क्या तुमने इसे किसी को बताया था? किसान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि या तो तुम्हारा खजाना तुम्हारे सपनों में ही था, या फिर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसने तुम्हें चुपचाप देख लिया होगा। मुल्ला ने तुरंत गांव वालों से कहा, हम सबको मिलकर इस मामले को सुलझाना होगा। जो भी चोरी के बारे में जानता हो, उसे सामने आकर सच बताना चाहिए। गांव वालों में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। हर कोई चोरी के बारे में कुछ न कुछ कहने लगा। तभी मुल्ला ने गांव के चौकीदार को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है, ये चोरी कैसे हुई होगी? चौकीदार ने कहा, मुल्ला, मैं रात भर गश्त पर रहता हूं। मैंने कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन अगर आप कहें तो मैं गांव के बाहर किसी अजनबी को रोकूंगा। मुल्ला ने कहा, अरे, अजनबी को क्यों रोकोगे? चोरी तो गांव के किसी अपने ने ही की है। मुल्ला ने सभी गांव वालों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, इस चोरी का सच जल्दी सामने आएगा। मैंने एक तरकीब निकाली है। मुल्ला ने गांव के सभी लोगों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। हर लकड़ी बराबर लंबाई की थी। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जो चोर है उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए हर कोई इसे अपने पास रखे और कल इसे मुझे वापस लाकर दिखाए। गांव वाले भौचक्के के रह गए। अगली सुबह सभी लोग उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लकड़ी बढ़ सकती है। मुल्ला ने हर व्यक्ति की लकड़ी को ध्यान से देखा, कोई टाल नहीं सकता था। जब उन्होंने एक आदमी की लकड़ी देखी, लकड़ियां लेकर घर चले गए और बोले, अरे, यही है हमारा चोर। गांव वाले चौंक गए। उस आदमी ने घबराकर कहा, मुल्ला, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चोर हूं? मुल्ला ने कहा, क्योंकि तुम्हारी लकड़ी बाकी लोगों से छोटी है। फिर मुल्ला ने सबको समझाया, जादुई लकड़ी तो कोई नहीं थी, लेकिन चोर को डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे काट दिया। इसी वजह से उसकी लकड़ी बाकी लोगों से छोटी है। चोर ने अपना सिर झुका लिया और खजाना वापस करने की बात कबूल की। गांव वालों ने मुल्ला की होशियारी की तारीफ की और किसान को उसका खजाना वापस मिल गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंत में सबको समझाया, इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसकी ईमानदारी है। अगर हम इसे खो देते हैं तो दुनिया की कोई चीज हमें वापस नहीं लौटा सकती। गांव वालों ने इस बात से प्रेरणा ली और उस दिन से ईमानदारी और एकता के साथ रहने का संकल्प लिया। यह कहानी न केवल मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी को दर्शाती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी 3। एक दिन पास के शहर से एक धनी व्यापारी गांव आया। उसने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। व्यापारी को खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने का शौक था, इसलिए उसने मुल्ला को चुनौती देने की सोची। उसने पूरे गांव में ऐलान किया, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं इस गांव के लोगों को 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर वो हार गए तो उन्हें मेरी सेवा करनी होगी। मुल्ला को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। पर याद रखना, सवाल मुश्किल होंगे तो जवाब भी वैसा ही होगा। पहला सवाल। व्यापारी ने सबसे पहले एक तांबे का सिक्का निकाला और पूछा, यह सिक्का किस चीज का बना है और इसका मूल्य क्या है? मुल्ला ने सिक्के को घूरकर देखा और जवाब दिया, यह सिक्का तांबे का बना है और इसका मूल्य उतना है जितना कोई इसे देने को तैयार हो। लेकिन मेरे हिसाब से इसका असली मूल्य यह है कि इसने तुम्हारे अहंकार को मेरे सामने ला दिया है। सभी लोग हंस पड़े। व्यापारी थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछने का निर्णय लिया। दूसरा सवाल। इस बार व्यापारी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारी अकड़ के कारण तुम्हारे सिर पर सवालों की झुंड हैं। लेकिन अगर तुम गिनना चाहते हो तो मैं एक सीढ़ी और लेंस ला सकता हूं। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। व्यापारी की असहजता बढ़ गई। तीसरा और आखिरी सवाल। व्यापारी ने गुस्से में आकर पूछा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं? मुल्ला ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हें यह चुनौती कभी नहीं देनी चाहिए थी। यह सुनकर पूरा गांव तालियां बजाने लगा। नसीहत और अंत। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुल्ला की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और वादा किया कि वह आगे से किसी को चुनौती देने से पहले सोच समझकर कदम उठाएगा। मुल्ला ने हमेशा की तरह सरलता और विनोद के साथ कहा, बुद्धिमत्ता का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपने आप को समझना है। उस दिन से व्यापारी और मुल्ला दोस्त बन गए और उनके किस्से गांव और आसपास के इलाकों में सालों तक सुनाए गए। कहानी की सीख। चतुराई और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सिखाने का माध्यम बन सकता है। अहंकार हमेशा हारता है और विनम्रता जीतती है। कहानी 4। एक दिन नसीरुद्दीन अपने घर से बाहर जा रहे थे और उनका गधा उनके साथ चल रहा था। यह गधा नसीरुद्दीन का सबसे प्रिय साथी था, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी तरीके से नसीरुद्दीन को हर समस्या से उबारने में मदद करता था। नसीरुद्दीन ने गधे से कहा, चलो आज हम गांव के बाजार में जाते हैं। मुझे कुछ खरीदारी करनी है और तुम मेरे साथ चलोगे। गधा बड़े उत्साह के साथ नसीरुद्दीन के साथ चल पड़ा। बाजार में पहुंचने के बाद नसीरुद्दीन ने गधे को एक जगह बांध दिया और खुद बाजार में खरीदारी करने निकल पड़े। बाजार में नसीरुद्दीन ने कई सामान खरीदे और वापस लौटने के लिए गधे के पास गए। जब वह गधे के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ लोग खड़े थे और गधे को घेरकर उसके बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा गधा तो बहुत ही आलसी है, ऐसा लगता है जैसे यह बस खड़ा रहने के लिए पैदा हुआ है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम नहीं जानते? यह गधा केवल बाहर खड़ा होकर दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान सोचता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो क्या यह गधा हमें भी सलाह दे सकता है?
नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, जरूर, पर तुम लोगों को उसकी सलाह समझने के लिए गधे के दिमाग को समझना होगा, जो तुमसे कहीं अधिक गहरे विचार करता है। लोगों ने नसीरुद्दीन की बात को मजाक में लिया और हंसी में डूब गए। गधा भी नसीरुद्दीन की इस बात से खुश था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह दिन था जब नसीरुद्दीन ने ठान लिया कि वह गधे को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए कुछ करेंगे। नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर गधा इतना हंसी मजाक का पात्र बन सकता है तो क्यों न उसे एक और भूमिका में डाला जाए। नसीरुद्दीन ने गधे को बाजार में वापस लेकर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य कुछ अलग था। उन्होंने गधे को बाजार में खड़ा कर दिया और खुद एक छोटी सी दुकान में चले गए। दुकान में उन्होंने एक व्यापारी से गधे की कीमत पूछी। व्यापारी ने जवाब दिया, यह गधा तो बिल्कुल बेकार है, गलत समझ रहे हो, इसे किसी भी काम में नहीं लाया जा सकता। मेरी नजरों में बहुत मूल्यवान है। यह एक अद्भुत सोच वाला गधा है जो सबकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। व्यापारी हैरान हो गया और नसीरुद्दीन से पूछा, क्या तुम सच में यह मानते हो? नसीरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो इसे खरीद सकते हो। व्यापारी ने नसीरुद्दीन की बातों को मजाक समझा और गधा खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नसीरुद्दीन ने गधे को व्यापारी के पास भेज दिया और खुद हंसते हुए दुकान से बाहर निकल आए। नसीरुद्दीन का यह खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अगले कुछ दिनों में इसी तरह से कई और दुकानदारों को गधे के बारे में मजेदार कहानियां सुनाई और हर बार व्यापारी ने गधे को बिना किसी गंभीरता के खरीदने की कोशिश की। हर बार नसीरुद्दीन ने उसे कुछ और अद्भुत गुणों के साथ प्रस्तुत किया। इस तरह गधा धीरे धीरे गांव में एक विशेष गधा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने नसीरुद्दीन के साथ उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया और उसे सम्मान देने लगे। गधा अब किसी मजाक का पात्र नहीं, बल्कि एक सोच समझ वाला साथी बन गया था। समय के साथ नसीरुद्दीन को महसूस हुआ कि उनका गधा वाकई कुछ खास है। नसीरुद्दीन के पास एक समस्या थी। वह एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उनके पास अपनी यात्रा का मार्ग तय करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने गधे को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए? गधा चुपचाप खड़ा रहा। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह गधा तो हमेशा मेरी मदद करता है, लेकिन इस बार यह कुछ नहीं बोल रहा। शायद वह थक गया है। अचानक गधे ने अपने पैरों से जमीन पर कुछ खरोंचने की आवाज की। नसीरुद्दीन ने ध्यान से देखा और पाया कि गधा कुछ दिशा की ओर इशारा कर रहा था। नसीरुद्दीन ने उसकी दिशा का पालन किया और देखा कि वही रास्ता सही था, जिस रास्ते को वह खोज रहे थे। नसीरुद्दीन हैरान रह गए। उन्होंने हंसी में कहा, क्या तुम सचमुच मुझे रास्ता दिखा रहे हो? गधा अपनी खास चुप्पी में मुस्कुराया, जैसे यह समझ रहा हो कि नसीरुद्दीन को उसकी बुद्धिमानी अब समझ में आ गई थी। निष्कर्ष, नसीरुद्दीन और उसका गधा एक साथ कई अद्भुत और हास्यपूर्ण अनुभवों से गुजरे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी उन चीजों में भी बड़ी बुद्धिमानी होती है, जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। और गधा भी नसीरुद्दीन के लिए एक सच्चा साथी बन गया था, जो न केवल उसका प्यारा मित्र था, बल्कि एक समझदार और चतुर साथी भी था। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में टहल रहे थे। बाजार में भीड़ लगी थी, लोग सामान खरीद रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक परेशान किसान दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, मुल्ला, मुल्ला, मेरी मदद करो। मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ भाई? इतनी घबराहट में क्यों हो? किसान बोला, मुल्ला, मेरा बैल मेरे घर से भाग गया है। वह बहुत कीमती है और मुझे डर है कि वह कहीं जंगली जानवरों का शिकार न बन जाए।
क्या आप मुझे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। पहले यह बताओ कि वह भागा कैसे? किसान ने झिझकते हुए कहा, मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, तो गलती तुम्हारी है। खैर चलो हम उसे ढूंढते हैं। मुल्ला और किसान बैल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में वे एक अन्य गांव पहुंचे। वहां के लोग एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर बहस कर रहे थे। मुल्ला ने रुककर पूछा, क्या बात है? इतनी बहस क्यों हो रही है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला, इस पेड़ के नीचे एक बर्तन में सोना दबा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बांटें। मुल्ला ने सोचते हुए कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। चलो पहले यह तय करते हैं कि सोना किसका है। गांव वाले उलझन में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार एक नौजवान बोला, मुल्ला, यह सोना हमारे पूर्वजों ने यहाँ दबाया था, लेकिन अब इसे निकालने का क्या तरीका हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सभी का है तो सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, सोने के लालच में इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पहले तय करो कि इसे निकालने के बाद इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। बातचीत खत्म होने के बाद मुल्ला और किसान फिर से बैल की तलाश में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो भेड़ें चरा रहा था। मुल्ला ने उससे पूछा, भाई, क्या तुमने एक बैल को इधर से गुजरते देखा है? चरवाहा बोला, हाँ, मैंने देखा था। वह पहाड़ी की तरफ गया था। मुल्ला ने किसान से कहा, देखा, धैर्य और बातचीत से हमेशा रास्ता निकलता है। चलो अब पहाड़ी की ओर चलते हैं। आखिरकार पहाड़ी के पास उन्हें बैल मिला। किसान खुशी से झूम उठा। उसने मुल्ला का धन्यवाद किया और बोला, आपने मेरी बहुत मदद की। आपकी बुद्धिमानी और धैर्य ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, हर समस्या का हल धैर्य, बुद्धि और आत्मविश्लेषण में छुपा होता है। अगर तुमने दरवाजा ठीक से बंद किया होता तो यह परेशानी नहीं होती। जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने आज एक बड़ा सबक सीखा है, मुल्ला। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव के बीचों बीच रहते थे। उनका जीवन बड़ा ही सादा और सरल था, लेकिन उनके ज्ञान और हास्य ने उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखता हूँ। अगर तुम इनका सही उत्तर दे पाओ तो तुम्हें किसी भी चीज की अनुमति दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चुटीली मुस्कान के साथ राजा की तरफ देखा और कहा क्या है बादशाह साहब? आप तो जानते हैं मैं सवालों राजा ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया और पहला सवाल पूछा। पहला सवाल यह है, संसार का सबसे अच्छा चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचा, फिर हंसते हुए जवाब दिया, सर्वश्रेष्ठ चीज वह है जो इंसान को सबसे अधिक खुश रखे, और वह कोई और नहीं, बस खाने की स्वादिष्ट रोटियां होती हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दूसरे सवाल को पूछा, दूसरा सवाल, सबसे बुरी चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन बिना समय गवाए जवाब देते हुए बोले, सबसे बुरी चीज वह है जब आपको खाने के लिए रोटियां तो मिलती हैं, लेकिन वे जलकर कड़ी हो जाती हैं। राजा थोड़ा चौंका और अंत में तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल यह है, सबसे जरूरी चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, सबसे जरूरी चीज है रोटियां मिलना। अगर रोटियां मिलती हैं तो बाकी सब कुछ ठीक हो सकता है।
राजा हंसी में फूट पड़ा और बोला, तुमने तीनों सवालों का ऐसा मजेदार जवाब दिया है जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मुला, ये क्या जवाब थे? मुला नसीरुद्दीन अपनी जगह पर खड़े हुए और बोले, राजा साहब, जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का उत्तर हमेशा बहुत साधारण होता है। हम भले ही चांद सितारों तक की बात करें, लेकिन असली खुशी तो हमारे पास जो है उसी में छिपी होती है। राजा ने मुला के जवाबों पर गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, मुला, तुम्हारा जवाब सच में बहुत गहरा है। तुम्हारे ज्ञान और समझ की कोई तुलना नहीं हो सकती। शुक्रिया महाराज, मुला ने कहा, लेकिन असल में यह सब बुद्धि से नहीं बल्कि जिंदगी को समझने से आता है। और जिंदगी को समझने के लिए आपको दिल की बात सुननी होती है, न कि सिर की। राजा ने फिर एक बार मुला को गौर से देखा और उसकी समझ को सराहा। उसने मुला को अपनी प्रिय रोटियां और ताज की एक सुंदर सोने की तलवार उपहार स्वरूप दी। मुला नसीरुद्दीन खुशी खुशी घर लौट आए। रास्ते में वह सोचते जा रहे थे कि कभी कभी दुनिया के सबसे कठिन सवालों का जवाब बेहद साधारण होता है। कहानी 7। मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में बड़े ही प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए ढूंढते थे और नसीरुद्दीन की अजीबोगरीब सलाहें अक्सर उन्हें चकित कर देती थीं। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने नसीरुद्दीन से एक खास सवाल पूछा। मुला, आप हमेशा इतने समझदार रहते हैं, मुझे बताइए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? व्यापारी ने नसीरुद्दीन से पूछा। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तुम यह जानना चाहते हो? व्यापारी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। नसीरुद्दीन ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वे व्यापारी को अपने घर ले गए और एक बड़े बर्तन के पास खड़े हो गए जो बिल्कुल खाली था। तुम इस बर्तन को देख रहे हो, यह जीवन का प्रतीक है, नसीरुद्दीन ने कहा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे पानी से भर दूं, तो क्या तुम समझते हो कि यह पूरी तरह से भर जाएगा? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ, अगर इसे अच्छे से भर लिया जाए तो यह बर्तन भर जाएगा। नसीरुद्दीन ने बर्तन में पानी भरना शुरू किया और जल्दी ही बर्तन पूरी तरह से भर गया। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, अब देखो, यह बर्तन पूरी तरह से भर चुका है और इस बर्तन के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें और चीजें डालूं तो क्या होगा? व्यापारी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर इसमें और चीजें डालें तो यह बाहर गिर जाएंगी क्योंकि बर्तन पहले से ही भर चुका है। बिल्कुल सही, नसीरुद्दीन ने कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जीवन भी यही है। अगर तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं, धन, समय और विचार, तो तुम कुछ नया नहीं ले सकते। तुम एक खाली बर्तन की तरह हो जो कुछ नया भरने की स्थिति में होता है। व्यापारी ने अपनी समझदारी को महसूस किया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल था। लेकिन मुला, अगर जीवन में बहुत कुछ है तो हम और क्या कर सकते हैं? नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, याद रखो व्यापारी मित्र, खाली बर्तन जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जब तुम जीवन के खालीपन को स्वीकार कर लेते हो तो उस खालीपन में तुम नया अनुभव, ज्ञान और खुशी पा सकते हो। यह उस बर्तन की तरह है जो पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें और चीजों को डालने के लिए जगह हो। व्यापारी ने सिर झुकाया और नसीरुद्दीन की बातों को समझने की कोशिश की। वे जानते थे कि जीवन को समझने के लिए अपने दिल को खाली रखना और नया सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद नसीरुद्दीन ने व्यापारी से कहा, अब तुमने समझ लिया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान केवल तभी काम आता है जब तुम इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हो। व्यापारी मुस्कुराए और नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया।
वे समझ गए थे कि नसीरुद्दीन की बातों में कुछ गहरा छिपा था। जीवन में अक्सर हमें ज्यादा नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें अपने मन और दिल को खाली रखकर ही हम नई चीजें सीख सकते हैं। इस कहानी से व्यापारी ने नसीरुद्दीन की शिक्षा को आत्मसात किया और वह अपनी जिंदगी में अधिक समझदारी से जीने लगे। उनका व्यापार भी समृद्ध हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने दिल और मन को हमेशा खुले रखा, ताकि वे हर नई सीख को ग्रहण कर सकें। कहानी 8। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन हाजी रहते थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान, चतुर और दयालु थे। लोग अक्सर अपनी समस्याएं और उलझनें नसीरुद्दीन के पास लेकर जाते थे, और वह बड़ी समझदारी से उन्हें हल कर देते थे। एक दिन गांव में कुछ असामान्य घटनाएं घटीं। गांव में एक नया शासक नियुक्त किया गया था, जो यह जानना चाहता था कि उसके प्रजा की बौद्धिक और सामाजिक स्थिति कितनी सशक्त है। उसने एक बड़ी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। यह परीक्षा केवल शारीरिक बल या साहित्यिक ज्ञान से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह समझ और चालाकी पर आधारित थी। शासक का उद्देश्य यह था कि वह देख सके कि कौन सबसे अधिक समझदार और बुद्धिमान है। गांव में सभी प्रकार के लोग रहते थे, कुछ किसान, कुछ व्यापारी, कुछ शिक्षक और कुछ मजदूर। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी को उत्सुकता थी, लेकिन किसी के पास इस प्रकार की परीक्षा का अनुभव नहीं था। नसीरुद्दीन हाजी भी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। शासक ने एक दिन गांव के चौक में सभी गांववासियों को बुलाया और एक चुनौती दी। उसने कहा, जो इस परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह परीक्षा केवल ज्ञान और समझ का नहीं, बल्कि शरारत और चालाकी का भी है। शासक ने पहला सवाल पूछा, यदि एक आदमी जंगल में खो जाता है और उसके पास पानी के अलावा कोई संसाधन नहीं है, तो वह कैसे जीवित रह सकता है? सब लोग चुप थे, कोई सही जवाब नहीं दे सका। नसीरुद्दीन ने चुपचाप खड़ा होकर कहा, वह आदमी जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। वह तो जंगल में पानी पीते हुए आराम से बैठकर सोचता रहेगा कि वह गलत रास्ते पर क्यों गया। यह सुनकर शासक और सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। नसीरुद्दीन की समझदारी और चतुराई से लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह सवाल तो एक साधारण सा था, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसका मजेदार हल दिया। अब शासक ने दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम्हारे पास एक जादुई लैंप हो जिसमें तुम्हारे 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो तुम क्या चाहते हो? गांव वाले अलग अलग उत्तर देने लगे, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, धन या शक्ति। लेकिन नसीरुद्दीन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे वह लैंप किसी को दिखाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि अगर मुझे यह बता दिया गया, तो यह लैंप भी मुझसे छिन जाएगा। इस जवाब ने सभी को फिर से चौंका दिया। नसीरुद्दीन ने समझाया कि किसी चीज की इच्छा करने से पहले यह जरूरी है कि हम उसकी असलियत और परिणाम को समझें। शासक ने अब एक कठिन सवाल पूछा, एक आदमी अपनी नाव में अकेला जा रहा है और अचानक एक तूफान आ जाता है। नाव पलट जाती है और आदमी समुद्र में गिर जाता है। वह किस ओर तैरकर जाएगा? सभी ने विचार किया और कुछ लोग उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। कुछ ने कहा, वह किनारे की ओर जाएगा, जबकि कुछ ने कहा, वह पानी की दिशा में तैरेगा। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, वह सीधे शासक के पास जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही एक जाल में फंसकर शासक की चालाकी को समझ लिया था। यह जवाब शासक को अपनी ही योजना पर एक व्यंग्य के रूप में लगा और वह हैरान रह गया। नसीरुद्दीन ने समझाया कि किसी भी मुश्किल को बिना बुरे परिणामों के हल करना चाहिए। अब शासक ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें यह चुनाव करना हो कि तुम्हारे पास असीमित धन हो या फिर असीमित ज्ञान, तो तुम क्या चुनोगे?
यह सवाल सभी के लिए मुश्किल था, क्योंकि यह न केवल भौतिक और मानसिक जीवन की चुनौती थी, बल्कि इससे यह भी पता चलता था कि व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। अधिकतर लोगों ने धन को प्राथमिकता दी, जबकि नसीरुद्दीन ने कहा, मैं ज्ञान को चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान से ही मैं सही रास्ते पर चलने की क्षमता प्राप्त कर सकता हूँ, और फिर वही ज्ञान मुझे किसी भी धन से अधिक उपयोगी साबित होगा। शासक ने नसीरुद्दीन के उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर घोषणा की, तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया है। न केवल तुमने सरल सवालों के उत्तर दिए, बल्कि तुम्हारे उत्तरों ने मुझे अपने दृष्टिकोण को भी नया तरीके से देखने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारे उत्तरों में जीवन के गहरे पहलू छिपे हुए थे। इसलिए तुम्हें इस परीक्षा का विजेता घोषित किया जाता है। कहानी 9। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने आम जीवन की तरह ही अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हुए जा रहे थे। वह हमेशा कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन साथ ही वह अपनी चतुराई और हंसी के साथ समस्याओं का हल भी निकालते थे। गांव में एक दिन एक बड़ा आयोजन हुआ था। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। एक बड़ा सा मेला था, जिसमें सभी गांव वाले विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे थे। मुला नसीरुद्दीन भी इस आयोजन का हिस्सा बने। गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति हाजी साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, जो भी इस प्रतियोगिता में जीतकर सबसे अधिक पुरस्कार जीतेगा, उसे एक सोने की चूड़ी मिलेगी। यह सुनकर गांव के लोग खुश हो गए और सभी ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने सोचते हुए कहा, यह सोने की चूड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे तो और कुछ चाहिए। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले खेल में गांव के लोग दौड़ में भाग ले रहे थे। मुला नसीरुद्दीन ने भी दौड़ में भाग लिया, लेकिन वह जानबूझकर धीरे धीरे दौड़े। वह हमेशा अपनी चतुराई से किसी न किसी तरह से जीत जाते थे। जब मुला नसीरुद्दीन की बारी आई, तो वह पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हर कोई उन्हें देखकर हंस रहा था, क्योंकि सबको पता था कि वे जानबूझकर धीमे दौड़ रहे हैं। लेकिन अंत में जैसे ही दौड़ खत्म हुई, मुला नसीरुद्दीन ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और सबसे पहले फिनिश लाइन को पार कर लिया। सभी लोग हैरान थे कि उन्होंने कैसे जीता। कैसे किया तुमने यह? हाजी साहब ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुला नसीरुद्दीन मुस्कराते हुए बोले, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे सोने की चूड़ी चाहिए, लेकिन किसी और को जीतने का मौका नहीं देना चाहता था। लोग हंसी में फट पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि मुला नसीरुद्दीन हमेशा कुछ न कुछ नया और मजेदार करते रहते थे। इसके बाद एक और प्रतियोगिता हुई, जिसमें सभी को अपने ज्ञान का प्रयोग करने को कहा गया। सवाल पूछा गया, जो चीज हम देखते हैं वो कहाँ से आती है? सभी गांव वाले इस सवाल पर उलझ गए। एक एक करके सभी ने जवाब दिए, लेकिन किसी का भी उत्तर सही नहीं था। मुला नसीरुद्दीन को यह देखकर खुशी हुई कि अब वह सही उत्तर दे सकते थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, यह वह चीज है जो हमारे दृष्टिकोण से आती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और हाजी साहब ने पूछा, तुम इसका मतलब क्या समझाते हो मुला? मुला नसीरुद्दीन हंसी में बोले, अर्थात जो हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वह हमें वही दिखता है जो हम चाहते हैं। यदि हम अच्छे से देखेंगे तो हमें सभी चीजों का असली रूप दिखेगा। गांव वाले इस गहरे उत्तर को समझने में लगे थे और मुला नसीरुद्दीन की चतुराई पर फिर से हंसी छूट पड़ी। मुला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपने चतुर और हास्यपूर्ण अंदाज में लोगों को अपनी शिक्षा देते रहते थे, और उनके आसपास के लोग इस अद्भुत व्यक्ति से हमेशा कुछ नया सीखते थे। निष्कर्ष: मुला नसीरुद्दीन की कहानियां केवल हंसी और मजाक तक सीमित नहीं होती, वे गहरे जीवन के सत्य और शिक्षा की ओर भी इशारा करती हैं।
उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को हल्के फुल्के तरीके से भी लिया जा सकता है और एक छोटी सी चतुराई से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कहानी 10। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनकी बुद्धिमानी और हंसी मजाक की वजह से वे सभी के प्रिय थे। लेकिन उनके आसपास के लोग कभी कभी उनके मजाक को गंभीरता से नहीं लेते थे और समझते थे कि नसीरुद्दीन हमेशा खेल खिलवाड़ करते रहते हैं। एक दिन गांव के राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा का मन कुछ परेशान था, क्योंकि वह किसी विशेष मामले के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ था। राजा ने नसीरुद्दीन से सलाह मांगी। राजा नसीरुद्दीन, मैं एक बहुत बड़े सवाल के बारे में सोच रहा हूं। मुझे पता नहीं चलता कि क्या करूं। एक व्यक्ति ने मुझसे सच बोला है, लेकिन वह सच मुझे नापसंद है। क्या मुझे उस सच को स्वीकार करना चाहिए? नसीरुद्दीन थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजा, एक व्यक्ति को सच की पहचान तभी होती है जब वह उसे जानने के लिए तैयार होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वह हमारी आंखों को खोलता है। यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो आप केवल अपने दिल को धोखा दे रहे हैं। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह नसीरुद्दीन की बातों पर ध्यान से विचार करने लगे, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा, लेकिन नसीरुद्दीन, सच को समझने के लिए क्या करना होगा? नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, सच को समझने के लिए आपको उसे अपने दिल से महसूस करना होगा, और तभी आप जान पाएंगे कि वह सच क्या है। कुछ दिन बाद राजा ने एक बहुत बड़े आयोजन का आयोजन किया। वह चाहते थे कि सभी लोग उस आयोजन में शामिल हों। उन्होंने नसीरुद्दीन को भी आमंत्रित किया। आयोजन के दिन राजा ने सभी उपस्थित लोगों से एक सवाल पूछा, आपके अनुसार क्या सच सबसे महत्वपूर्ण है? लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन नसीरुद्दीन ने चुपचाप देखा और मुस्कुराए। राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, आप क्यों चुप हैं? क्या आपको सच से डर लगता है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, राजा, सच डर नहीं देता, वह बस हमें अपनी आंखों को खोलने की याद दिलाता है। लेकिन डर हम खुद पैदा करते हैं, जब हम सच का सामना करने से भागते हैं। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या आपको लगता है कि जो मैंने सुना है वह सच है? नसीरुद्दीन ने चुपचाप सिर झुकाया और फिर कहा, सच को जानने के लिए आपको उसे महसूस करना होगा। और जब आप सच को महसूस करते हैं, तो आपके दिल में एक शांति होती है। कहानी का निष्कर्ष। राजा ने धीरे धीरे नसीरुद्दीन की बातों को समझा और महसूस किया कि सच को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस होता है। उसी दिन से राजा ने अपने निर्णयों में ईमानदारी और सच का पालन करना शुरू किया। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन हमें उसे समझने की और अपनाने की जरूरत है। जब हम सच का सामना करते हैं, तो हम आत्मविश्वास से जीवन जी सकते हैं और अपने निर्णयों में स्पष्टता पा सकते हैं। यह एक गर्मी का दिन था और नसीरुद्दीन होजा अपने घर के बाहर बैठे थे, ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक गांव के एक किसान ने दौड़ते हुए आकर कहा, हुजूर, मुझे आपका मदद चाहिए। मेरी गधा खो गया है और मुझे उसकी तलाश में बहुत समय हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गधा तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपका गधा? लेकिन आपको तो गधा कभी भी देखा नहीं। नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ कहा, तो अब देखो मुझे और मेरे गधे को क्या होता है। हमें एक दूसरे से ज्यादा प्यार है। यह सुनकर किसान थोड़ा चकरा गया,
लेकिन उसने नसीरुद्दीन का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गधे की तलाश शुरू कर दी। गधे की तलाश। गांव के बाहर जंगल के रास्ते नसीरुद्दीन और किसान दोनों गधे को ढूंढ रहे थे। रास्ते में वे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों से मिलते गए, लेकिन गधा कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक नसीरुद्दीन ने एक पेड़ के नीचे गधे के पैरों के निशान देखे और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, गधा यहां से गया था। किसान ने उत्सुकता से पूछा, आपको कैसे पता चला? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, गधे के पैरों के निशान देखकर मैं समझ सकता हूं कि वह किधर गया होगा। और देखो, ये निशान तो मेरे गधे के ही हैं। किसान को लगा कि नसीरुद्दीन सच कह रहे हैं और वे दोनों गधे के निशानों का पालन करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में नसीरुद्दीन ने किसान से कुछ मजेदार बातें की और किसान उनकी हंसी में शामिल हो गया। कुछ समय बाद दोनों एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, जहां उन्हें गधा दिखाई दिया। वह गधा एक बगीचे में घास चर रहा था। किसान ने खुशी से गधे को देखा और कहा, यह वही गधा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि वह यही होगा। गधे की समस्या। अब जब गधा मिल गया था, किसान ने नसीरुद्दीन से धन्यवाद किया, लेकिन एक और समस्या सामने आई। गधा इतना आलसी और चंचल था कि किसान को उसे वापस गांव ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। गधा लगातार भागने की कोशिश कर रहा था और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किसान गधे को पकड़ने में नाकाम रहा और वह गुस्से में आकर नसीरुद्दीन से कहने लगा, यह गधा तो बहुत शरारती है, अब इसे ले जाना नामुमकिन हो गया है। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं इस गधे को कैसे काबू में करना है। तुम बस मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दो। किसान ने संदेह के साथ कहा, आप क्या करेंगे? नसीरुद्दीन ने गधे को देखा और कहा, मैंने एक तरीका सोचा है, तुम मुझे देखो। नसीरुद्दीन ने गधे के पास जाकर उसे कुछ देर तक प्यार से पुचकारा और फिर गधे के कान में कुछ कहा। अचानक गधा शांत हो गया और किसान को उसकी लाश की तरह आसानी से ले जाने का मौका मिल गया। किसान हैरान था और नसीरुद्दीन से पूछा, आपने क्या किया जिससे यह गधा शांत हो गया? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यह गधा केवल तभी शांत होता है जब उसे लगता है कि कोई उसे समझ सकता है। मैंने उसे बस यह बताया कि उसे आज मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह भागेगा तो मैं उसकी जगह खुद भाग जाऊंगा। किसान हंसी से लोटपोट हो गया और नसीरुद्दीन की चतुराई की सराहना की। दोनों गधे को लेकर घर लौटे। कहानी का अंत। जब वे गांव लौटे तो गांव वाले इस अद्भुत घटना के बारे में सुनकर दंग रह गए। सभी ने नसीरुद्दीन की चतुराई और गधे की शरारत को लेकर खूब हंसी मजाक किया। नसीरुद्दीन ने फिर अपनी अदा से सभी को यह सिखाया कि जीवन में कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का हल सबसे साधारण तरीके से हो सकता है, बस आवश्यकता होती है समझदारी और थोड़ी सी हंसी की। नसीरुद्दीन और उसका गधा दोनों ही अब गांव में प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी यह मजेदार कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रही। कहानी 11। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन हुसैन रहते थे। नसीरुद्दीन अपने गांव में न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी समझदारी और हास्यपूर्ण जवाबों के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। गधा उनका सबसे प्यारा साथी था और नसीरुद्दीन उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। गधा न केवल उनकी यात्रा का साथी था, बल्कि नसीरुद्दीन के लिए एक विशेष मित्र भी था। पहली समस्या। नसीरुद्दीन और उनका गधा एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे जब अचानक एक आदमी सामने आया और उसे देखकर वह बोला, नसीरुद्दीन भाई,
क्या आप खुद गधे पर सवार हो या गधा आपको सवारी करवा रहा है? नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुम सही कह रहे हो, मैं गधे पर सवार हूँ, लेकिन गधा ही मेरे साथ चलता है। आदमी को यह जवाब बहुत ही समझदार और विचित्र लगा। उसने और कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। दूसरी समस्या। कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ फिर से बाजार जा रहे थे। इस बार रास्ते में एक और आदमी मिला, जिसने नसीरुद्दीन से पूछा, नसीरुद्दीन, तुम इस गधे पर सवार हो, लेकिन तुम एक बुद्धिमान आदमी हो। क्या तुम गधे की पीठ पर बैठकर अपनी इज्जत खोने का जोखिम ले रहे हो? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, अगर मुझे गधे पर बैठने से मेरी इज्जत खोने का डर होता, तो मैं गधे के बजाय खुद को घर पर ही छोड़ देता। आदमी चुप हो गया और नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तीसरी समस्या। एक दिन नसीरुद्दीन और उनका गधा एक बड़े शहर में पहुंचे। शहर में बहुत भीड़ थी और हर जगह लोग थे। एक आदमी नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, नसीरुद्दीन, तुम गधे पर सवार हो और यह सवारी अब तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं है। तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हें गधे से बेहतर सवारी नहीं मिल सकती। नसीरुद्दीन ने गहरे विचार के बाद कहा, मुझे यह गधा बहुत प्यारा है, क्योंकि वह मेरी जरूरतों को समझता है। और यह सब गधे का ही तो कमाल है कि वह मुझे हमेशा साथ रखता है, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूं। आदमी ने नसीरुद्दीन का जवाब सुना और चुप हो गया। गधा और नसीरुद्दीन का एकता। नसीरुद्दीन और उनका गधा एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। नसीरुद्दीन अपने गधे के बिना कहीं नहीं जाते थे। वह जानते थे कि गधा न सिर्फ उनका वाहन है, बल्कि उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गधे के बिना उनके जीवन में कुछ भी अधूरा सा महसूस होता था। यह गधा नसीरुद्दीन के साथ हमेशा मजेदार घटनाओं का हिस्सा बनता था। अक्सर गधा नसीरुद्दीन को उन समस्याओं में डाल देता था जिनसे उन्हें बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता। कभी वह गधा नसीरुद्दीन के साथ दौड़ता था, तो कभी वह नसीरुद्दीन की उंगली से खेलता था। गधे का जन्मदिन। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह अपने गधे का जन्मदिन मनाएंगे। उन्होंने पूरे गांव में एक उत्सव का आयोजन किया। गांव के लोग हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपने गधे का जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। लेकिन नसीरुद्दीन ने सबको बताया, गधा हमेशा मेरे साथ है, मुझे उसकी मदद और मित्रता की अहमियत समझनी चाहिए। यह दिन हमारे दोस्ती के सम्मान में है। गांव में हर किसी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। सब लोग गधे के लिए तोहफे लेकर आए और नसीरुद्दीन ने अपने गधे के साथ मिलकर एक भव्य उत्सव मनाया। गधे के साथ नसीरुद्दीन की सीख। नसीरुद्दीन और उनका गधा केवल एक दूसरे के साथ ही नहीं थे, बल्कि उनके संबंधों में एक गहरी समझ और सच्ची मित्रता थी। गधा नसीरुद्दीन की मदद करता था और नसीरुद्दीन ने गधे से यह सीखा था कि कभी भी किसी के महत्व को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है, और अगर हम उसे समझकर उसका मूल्य जानें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि नसीरुद्दीन और उनका गधा हर समस्या का हल साथ मिलकर ढूंढते थे। उनकी मित्रता ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह कहानी नसीरुद्दीन की सरलता, बुद्धिमानी और गधे के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी किसी की अहमियत को नकारा नहीं करना चाहिए। कहानी 12। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास न तो बहुत धन था और न ही बड़ी जमींदारी।
लेकिन उनके पास जो था वह था उनका तीव्र बुद्धि और हास्य से भरा व्यक्तित्व। गांव वाले उन्हें किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए बुलाते थे। पहला किस्सा, गधे का न्याय। एक दिन गांव का एक व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मुल्ला जी, मेरा गधा खो गया है। वह मेरे सामान ढोने का एकमात्र साधन था। अब मैं क्या करूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, चलो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। गांव के सभी लोग और मुल्ला नसीरुद्दीन व्यापारी के गधे को खोजने निकल पड़े। कुछ ही देर में एक पेड़ के नीचे गधा आराम कर रहा था। व्यापारी ने खुशी खुशी उसे पकड़ा और गुस्से में कहा, मैं इसे मारूंगा। यह बिना बताए भाग गया। मुल्ला ने तुरंत व्यापारी को रोका और कहा, क्या यह तुम्हारा गधा बोल सकता है? व्यापारी हैरान होकर बोला, नहीं, गधा कैसे बोलेगा? मुल्ला बोले, तो फिर इसे दोष क्यों दे रहे हो? इसे आराम चाहिए था, इसलिए यह भागा। इसे आराम दो और यह तुम्हारे लिए और मेहनत करेगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गधे को माफ कर दिया। दूसरा किस्सा, बाजार में चतुराई। एक बार मुल्ला बाजार गए। उनके पास केवल एक सिक्का था और उन्हें अपने घर के लिए भोजन खरीदना था। बाजार में उन्होंने एक दुकानदार को देखा जो बहुत स्वादिष्ट मिठाई बेच रहा था। मुल्ला ने उस मिठाई की ओर देखा और दुकानदार से कहा, क्या मैं इस मिठाई की महक ले सकता हूँ? दुकानदार हंसते हुए बोला, हाँ, जरूर। मुल्ला मिठाई की खुशबू को सूंघते रहे और फिर जाने लगे। तभी दुकानदार चिल्लाया, रुको, तुमने मिठाई की महक ली है, इसके पैसे दो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से सिक्का निकाला और उसे दुकानदार के कान के पास ले जाकर खनखनाया। फिर बोले, यह सिक्के की आवाज है, मिठाई की महक का भुगतान इसके साथ हुआ। सभी लोग हंसने लगे और दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीसरा किस्सा, राजा का सवाल। मुल्ला की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन पड़ोस के राज्य के राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, पूछिए महाराज। राजा ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मुल्ला बोले, विचार। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? मुल्ला ने कहा, जिम्मेदारी। इसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मासूमियत। यह नजर में हो तो हर चीज सुंदर लगती है। राजा मुल्ला के जवाबों से प्रभावित हुए और उन्हें ढेर सारा इनाम दिया। चौथा किस्सा, चोर को सबक। एक रात मुल्ला के घर में एक चोर घुस आया। मुल्ला ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। चोर घर का सामान चुपके चुपके इकट्ठा कर रहा था। तभी मुल्ला ने धीरे से कहा, भाई, यह सामान उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? चोर डर गया और बोला, यह मेरा है। मुल्ला ने कहा, अगर यह तुम्हारा है तो मुझे भी मदद करने दो। आखिर अपने सामान को उठाने में मदद करना तो मेरा फर्ज है। चोर चकित हो गया और उसने सामान वापस रख दिया। उसने मुल्ला की चतुराई की सराहना की और वादा किया कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा। अंतिम विचार। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हास्य और चतुराई के साथ समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। उनके जीवन का हर पल ज्ञान और सीख से भरा हुआ है।
मुल्ला की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को कैसे महत्व दिया जाए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं।